वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर केमिस्ट्री जोन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में फैक्टरिंग ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, देखिए जरा कौन कौन सी फैक्टर है जो कि एडजॉर्प्शन को अफेक्टेड करते हैं। दैट मीन्स यहां पर मेरा कहने का मतलब ये, अफेक्टिंग का मतलब ये होता है एडजॉर्प्शन का जो अमाउंट है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन द प्रेजेंस अदर फैक्टर्स, और वे क्या कहलाएगा, अफेक्टिंग ऑफ एडजॉर्प्शन। तो देखिए कौन कौन से फैक्टर है उन पे हम फोकस डालते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर्स के बारे में देखते हैं। हाँ जी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनके बारे में देखते हैं। हाँ जी, तो देखिए फैक्टर नंबर फर्स्ट जो है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो इफेक्ट है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखा जाएगा। सेकंड जो है वो क्या है, बी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हाँ जी, ये किस पे आ जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर। इसके लिए प्रेशर को कांस्टेंट रखना जरूरी है। नेक्स्ट जो इफेक्ट है नंबर सी, नेचर ऑफ हाँ जी एडजोर्बेंट एंड एडजोर्बेंट। हाँ जी, नेक्स्ट जो फैक्टर है, फैक्टर नंबर डी, सरफेस एरिया। क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ एडजोर्बेंट। सरफेस एरिया ऑफ एडजोर्बेंट। तो यहां पे दिए हुए हैं फैक्टर्स। नंबर वन क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसके लिए जो आएगा वो क्या आएगा, फ्लूइडिक्स। यहां पे फ्लूइडिक्स आइसोथर्म एडजॉर्प्शन थ्योरी आएगी इसको एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ जी, यहां इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को समझाने के लिए कौन आएगा, लेस आते लिए। हाँ जी, प्रिंसिपल लॉ उसके द्वारा समझाएंगे। और नेचर ऑफ एडजोर्बेंट एंड एडजोर्बेंट, इसमें देखेंगे एडजोर्बेंट मोस्टली गैसेज मॉलिक्यूल्स और एडजोर्बेंट यहाँ पे दो प्रकार के सरफेस हो सकते हैं। एक तो हो सकता है स्मूथ और दूसरा हो सकता है रफ। दूसरा क्या हो सकता है, रफ। तो स्मूथ पे एडजॉर्प्शन कैसा होगा और रफ पे एडजॉर्प्शन कैसा होगा मैं समझाऊंगा आपको। तो ये इनका सीधा जो क्राइटेरिया है वो सरफेस एरिया से जाता है। तो ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हमें फ्लूइडिक्स, आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन थ्योरी पढ़नी है। उसके बाद में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इस वीडियो में ये दो ही इफेक्ट हम पढ़ पाएंगे, बाकी जो दो इफेक्ट है अगले वाले वीडियो में विद एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन के साथ पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए, लास्ट तक देखिए। हाँ जी, देखिए सबसे पहले हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसमें बोलेंगे फ्लूइडिक्स आइसोथर्म एडजॉर्प्शन। देखिए फ्लूइडिक्स क्या कहता है अबाउट एडजॉर्प्शन, तो ध्यान दीजिए फ्लूइडिक्स के अकॉर्डिंग ये कोई एडजॉर्बेंट है। दिस इज एडजॉर्बेंट लाइक एज सॉलिड और लिक्विड। क्या सॉलिड होगा, क्या फिर क्या होगा, लिक्विड होगा। या फिर हो सकता है लिक्विड, सॉलिड या लिक्विड, दोनों में से कोई एक हो सकता है। जो सरफेस प्रोवाइड कराएगा
यहां मैं सपोज दैट इसका जो मास है तो क्या लिखूंगा, मास ऑफ एडजोवेंट, मास ऑफ एडजोवेंट अप्रोक्सीमेट स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या इसका मास है। इस के सरफेस पे, एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन molecules of adsorbate like as gaseous molecule are collect on the surface of adsorbate। तो यहां के क्या होंगे, यहां पे कलेक्ट होंगे। जैसे ही मॉलिक्यूल्स यहां पे कलेक्ट होंगे तो ध्यान दीजिए इन मॉलिक्यूल्स का भी क्या होगा, अमाउंट होगा। तो बोलेंगे अमाउंट ऑफ एडजोर्बेट, एडजोर्बेट जो होगा वो क्या होगा, x, स्मॉल x, द अमाउंट ऑफ एडजोर्बेट, द मास ऑफ एडजोर्बेट दिस इज m। ये जो फिनोमिना हो रही है, ये फिनोमिना क्या हो रही है, एडजॉर्प्शन। तो क्या बोलेंगे, एक्सटेंड ऑफ एडजॉर्प्शन या अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल्स टू x by m, इज इक्वल्स टू x by m। दिस इज अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन या एक्सटेंड ऑफ एडजॉर्प्शन। तो फ्रैंडलिस क्या कह रहा है, फ्रैंडलिस ने क्या बोला, तो सबसे पहले हम इसके जो की पॉइंट्स उसके बारे में देखें तो वो लिखेंगे इट इज एप्लीकेबल फॉर, इट इज एप्लीकेबल, हाँ जी, इट इज एप्लीकेबल फॉर, एप्लीकेबल फॉर, हाँ जी, फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन, ओनली फिजिकल एडजॉर्प्शन। ये जो थ्योरी है ये सिर्फ फिजिकल के लिए क्या होती है, फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए क्या होती है, हाँ जी, एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट फिजिकल में भी क्या होगी, फॉर मोनोलेयर, दैट मीन्स यूनिलेयर, यूनिलेयर के लिए क्या होगा ये, हाँ भैया, यूजफुल होगा। मल्टीलेयर के लिए ये एप्लीकेशन, ये थ्योरी क्या है, फैल है। तब क्या कहता है फ्रेंडलिस, तो ध्यान दें सब स्टूडेंट, ध्यान दीजिए क्या कहता है। ये कहता है जब किसी एडजोर्बेंट की सरफेस पे, जब एब्जॉर्बेंट की सरफेस पे एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स आके कलेक्ट होते हैं तो उनका कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है, तो उस गैसेस मॉलिक्यूल का सीधा सीधा संबंध उस गैस के प्रेशर से जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्बेंट के आके इकट्ठे हो रहे हैं उनका सीधा सीधा रिलेशन गैस के दाब से है, प्रेशर से है। ये बात किसने कही, फ्रॉन्लिच ने कहा। लेकिन ध्यान में ये जो प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है, इस कारण इसे बोलेंगे आइसोथर्म। क्या बोलेंगे, आइसोथर्म। आइसो दैट मींस सिमिलर, कांस्टेंट, और थर्म का मतलब क्या है, हीट। तो ये क्या हो जाएगा, हीट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। आइसो दैट मींस कांस्टेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा एक कांस्टेंट थर्मो पर या हीट पर जो इफेक्ट आप प्रेशर का पढ़ रहे हैं उसे बोलेंगे आइसोथर्म एडजॉर्प्शन। डन यहां तक, ये साइंटिस्ट है। अब क्या कहना चाह रहा, देखिए जरा, अकॉर्डिंग टू दिस, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, द extent of adsorption is directly proportional to pressure
of adsorbate, adsorbate ब्रैकेट में लिखेंगे only gases molecules only gases molecule adsorbate डन। हाँ जी, क्या कर रहा है at constant pressure, constant temperature, ध्यान दें। या ये भी बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ एब्जॉर्बेट ओनली गैसेस मॉलिक्यूल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मेरा कहने का मतलब ये है एब्जॉर्प्शन का जो अमाउंट है वो सीधा गैसेस मॉलिक्यूल या एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल के प्रेशर से अभी लिंक रखता है या प्रेशर पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। मैंने पहले कहा था दिस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बात मेरी समझ में आ गई आपको। तो ये क्या कह रहा है, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट तक इंक्रीज होगा, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट से आगे ये इंक्रीज नहीं होगा। क्योंकि हमारे माइंड में एक बात और चल रही है, एब्जॉर्प्शन का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, डिसॉर्प्शन। तो एट मैक्सिमम प्रेशर the amount of absorption equal to the amount of desorption under equilibrium state। वहां जाकर दोनों प्रोसेस होना शुरू हो जाती है। जितना एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही क्या होगा, डिसॉर्प्शन होगा। बट वो किस पे होता है, एट हाई प्रेशर। डन। अब यहां हम ये देखते हैं फ्रेंडलिच का जो प्रिंसिपल है इसको हम ग्राफ से समझते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स देखिए जरा ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। नो कंफ्यूज, नो टेंशन, बने रहिए मेजर केमिस्ट्री जॉन यूट्यूब चैनल पे। देखिए जरा ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, हाँ जी, ग्राफ ड्रा बिटवीन, हाँ जी, एक्सटेंट of adsorption that means x by m and pressure that means P। तो यहां देखिए, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू फ्रॉनलिच क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो क्या लिखेंगे, एक्सटेंड या अमाउंट, एक्सटेंड ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैसेज मॉलिक्यूल। मैंने पहले कहा था फिजिकल के लिए ये एप्लीकेबल है। तो क्या लिख सकता हूं मैं, x डिवाइड बाई m इज प्रोपोर्शनल टू p। तो ध्यान दीजिए यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्रोपोर्शनल टू को अगर यहां से रिप्लेस करो तो क्या लगाऊंगा, k। धन्यवाद। अब यहां क्या होगा, हेयर x क्या है, तो बोलेंगे अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट, m क्या है, तो बोलेंगे मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, हाँ जी। और यहां पे x बाई m क्या है, तो लिखेंगे
एक्सटेंड या अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और P यहां पे क्या है, तो P लिखेंगे प्रेशर, प्रेशर ऑफ एड्जोबैट, और एड्जोबैट क्या है यहां पे, गैस। तो ध्यान दीजिए, जैसे जैसे प्रेशर वेरी करेगा वैसे वैसे एक्सटेंड ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या करेगा, वेरी करेगा। तो यहां हम क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल को इफेक्ट ऑफ प्रेशर के आधार पर तीन तरीके से समझते हैं। जब प्रेशर लोअर हो, जब प्रेशर मीडियम हो, और जब प्रेशर हायर हो। जब प्रेशर लोअर होता है तो देखिए जरा क्या होगा, तो जो यहां पे आपको दिख रहा है P की पावर 1, तो P की पावर 1 ये साबित करता है कि ये और ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। यदि मैं यहाँ P की पावर 0 कर लूं तो यहां पर क्या होगा, तो देखिए जरा, मैं समझा रहा हूं आपको, ये आपको क्लियर हो गया होगा, यहां तक क्लियर सबका। अब हम यहां पर कंडीशन डालते हैं, प्रेशर नंबर फर्स्ट, एट लोअर प्रेशर, एट लोअर प्रेशर, तो क्या हो जाएगा लोअर प्रेशर पे, द अमाउंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू K की पावर 1। अब यहां P की पावर क्या है, 1 है, 1 को लिखे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सीधा सीधा दिस इज Y, दिस इज M और दिस इज X। अगर Y इंक्रीज होगा तो X भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं, देखिए जरा क्या होगा, सीधा सीधा यहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। दिस इज, ये जो क्राइटेरिया दिख रहा है आपको, ये क्राइटेरिया क्या है, एट लो प्रेशर। क्राइटेरिया क्या है, एट लो प्रेशर। जब प्रेशर क्या होता है भैया, लो होता है, तब इस क्राइटेरिया को जनरेट करेंगे। नेक्स्ट सेकंड, एट इंटरमीडिएट प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर मतलब मीडियम प्रेशर जब होगा तो क्या लिख सकता हूं, X डिवाइड बाई M इज इक्वल टू K, और P का पावर 1 बाई N। दिस इज प्रॉब्लम पॉइंट। व्हाट इज N, तो N क्या है, N क्या है, इंटीजर है, इंटीजर, दिस इज इंटीजर। अभी बताऊंगा मैं N की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने ये देखा लोअर प्रेशर पर जो P का पावर है वो क्या है, 1, तो यहां जो P की पावर है वो P की पावर 1 और 0 के बीच वैरी करेगा। देखिए जरा, तो जैसे जैसे हम प्रेशर का 1 बाई N पावर इंक्रीज करेंगे तो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और ये यहां से वैरी करेगा। देखिए जरा, ये वैरी कर रहा है। तो ये जो क्राइटेरिया आपको दिख रहा है, दिस क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया क्या है, इंटरमीडिएट प्रेशर। दिस इज इंटरमीडिएट प्रेशर। इंटरमीडिएट प्रेशर पे कैसे अमाउंट एक्सटेंड होता है एब्जॉर्प्शन का। क्लियर है आप तक सभी का, मैं उम्मीद कर रहा हूं ग्राफ सबके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, एट हायर प्रेशर, एट हायर प्रेशर यहां पे क्या होगा, देखिए X बाई N इज इक्वल टू K का पावर 0, और मैंने सुना है किसी का पावर 0 क्या होता है, 1, तो लिख देंगे X बाई M इज इक्वल टू K। तो जब प्रेशर हायर होता है तो प्रेशर का इफेक्ट एक्सटेंड ऑफ एब्जॉर्प्शन पे कोई नहीं होता। दैट मींस यहां पर जो एब्जॉर्प्शन होगा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। जब प्रेशर को आप हायर लेंगे तो इस कंडीशन पे एब्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों का रेट क्या होता है, इक्वल आ जाता है,
क्योंकि इस कंडीशन पे आपको इक्विलिब्रियम स्टेट ऑब्टेन होगी, और ये आपको ये देखने को मिलेगा ग्राफ में, दिस इज पैरेलल टू एस एक्सिस, दिस इज पैरेलल, ये क्या है, पैरेलल है, और किसके है, एस एक्स एक्सिस, दिस पॉइंट, तो ये दिखेगा आपको, क्या दिखेगा, हायर प्रेशर, दिस इज हायर प्रेशर। अब ध्यान दीजिए, आपने यहां देखा, यहां आपने देखा क्या, x बाई एम इज इक्वल टू के पी, डन यहां तक, x बाई एम इज इक्वल टू के पी। फिर आपने यहां देखा x बाई एम इज इक्वल टू के पी का पावर 1 बाई एन, ये भी क्लियर है यहां पे। फिर यहां आपने देखा x बाई एम इज इक्वल टू के की पावर 0, ये भी आपको क्लियर है। तो आप यहां देख रहे होंगे जो प्रेशर है, क्या है, प्रेशर, तो प्रेशर का जो वैल्यू है, प्रेशर का वैल्यू जो है वो किसके इसके भैया 0 to 1 के बीच है, 0 to 1 के बीच दे रखा है ग्राफ में। देखिए जब प्रेशर का वैल्यू, हाँ जी, जब प्रेशर की पावर, सॉरी, जब प्रेशर की पावर 0 होती है तो यहाँ प्रेशर का इफेक्ट एब्जॉर्प्शन पे नहीं होगा, और ये पॉइंट जो कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा पीएस, क्या कहलाएगा, पीएस। और व्हाट इज पीएस, तो पीएस क्या है, सैचुरेशन प्रेशर, दिस इज सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन प्रेशर। इस प्रेशर पे क्या होता है, इस प्रेशर पे जो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड अमाउंट ऑफ डिसॉर्प्शन आर इक्वल, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑब्टेन। समझ गए मेरी बात। तो यहां पर क्या होगा मैं बता सकता हूं, यहां पे समझे आप, जितना अमाउंट यहां एब्जॉर्प्शन का इंक्रीज होगा उतना ही अमाउंट किसका ऑब्टेन होगा, डिसॉर्प्शन का, और ये किस पर, एट पीएस। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी, जितना अमाउंट एब्जॉर्ब होगा उतना ही क्या होगा, डिसॉल्व होगा। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो ग्राफ आपके समझ में आ गया होगा। वापस देखिए, जब प्रेशर की वैल्यू लोअर ली जाती है तो सीधा सीधा प्रेशर का जो लिंक है या संबंध है वो एब्जॉर्प्शन के एक्सटेंट से होता है। वैसे ही जब प्रेशर को हायर लिया जाता है तो वहां प्रेशर का इफेक्ट एब्जॉर्प्शन पर नहीं होता है, यहां ग्राफ से सीधा सीधा दिख रहा है। और वैसे भी किसी की पावर 0 ये दर्शाती है कि यहां पर जो प्रेशर का इफेक्ट है वो क्या है, नहीं हो रहा है। दिस इज अनडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ये क्या होता है, प्रेशर का अनडिपेंडेंट हो जाता है। और जबकि यहां देखिए लोअर प्रेशर पे तो ये सीधी यहां पे आपको स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो रही है, दिस इज स्ट्रेट लाइन। और यहां आप देख रहे हैं ये क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये सॉरी इसको एक्स मान लें, इसको क्या मान लें, वाई। तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रॉब्लम पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम पॉइंट ये है कि एन क्या है और एन की वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज एन, एन क्या है, एन की वैल्यू क्या होगी। दूसरी बात याद रख लीजिए, जब प्रेशर लोअर था तो कंडीशन ये, जब प्रेशर हायर तो ये, इसका मतलब जो बीच वाला जो इफेक्ट है वही यहाँ पे ज्यादा वैरी कर रहा है। और इसे ही फ्रेंड्स ने अपने इक्वेशन को अपने इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया है कि ये जो इक्वेशन है ये जनरलाइज्ड फ्रॉलिश आइसोथर्मल इक्वेशन है। इस इक्वेशन की सहायता से हम हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर दोनों को ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर फ्रॉलिश। क्लियर है आपको, सभी क्लियर है। अब देखते हैं हम वैल्यू कैसे निकालते हैं इनकी, जरा देखना। x डिवाइड बाई n इज इक्वल टू k p का पावर 1 बाई n। अब n की वैल्यू कहां से कहां तक है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। देखिए जरा कैसे होगा। आज दिस इज जनरलाइज्ड इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां हम इससे निकालेंगे, जरा देखना जरा। आज ये तो इंटरमीडिएट प्रेशर पे है, हम बात करेंगे एट लोअर प्रेशर। एट लोअर प्रेशर, जब लोअर प्रेशर होता है तो क्या करेंगे, ध्यान दें। लोअर प्रेशर हमने देखा है कि जो x डिवाइड बाई m है वो इज इक्वल टू क्या भैया, k, और k की पावर k इंटू p की पावर क्या है 1, और यहाँ क्या है n बाई 1। तो क्या लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ स्पष्ट लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ जो n की वैल्यू है वो क्या दिख रही है, 1 दिख रही है। जबकि बात करूं मैं एट हायर प्रेशर, कंपटीशन नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ एट हायर प्रेशर पे ग्राफ पे देखना x डिवाइड बाई m इज इक्वल टू k और p की पावर क्या है 0, p की पावर क्या है 0। तो यहां देखें यहां पर ये क्या है 1/n इज इक्वल टू 0। मैंने सुना है 1/0 क्या होता है भैया इनफाइनाइट, तो लिख सकता हूं n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहां आपको दिख रहा होगा जो n की वैल्यू है वो क्या है भैया, जो n की वैल्यू होगी वो n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, सॉरी 1 टू इनफाइनाइट, 1 से वैरी करेगा 1 टू इनफाइनाइट, डन यहां तक। जबकि n बाई 1/n की वैल्यू, जबकि 1/n की वैल्यू वैरी कर रही है कहां से कर रही है 1/n, 1 इधर क्या 0, तो 1 से लेके और 0 तक वैरी कर रही है। तो कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रॉन्लिच जो आइसोथर्मल कर्व है उसमें 1/n की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी करती है, जबकि n की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी करेगी। वैसे भी आप देखना जरा, हाँ जी, तो ये क्या है जनरलाइज इक्वेशन है ऑफ फ्रॉन्लिच आइसोथर्मल इक्वेशन एट लोअर प्रेशर। तो हमने लोअर प्रेशर पे देखा n की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, जो कि ग्राफ में दिख रहा है आपको, और एट हायर प्रेशर जो n की वैल्यू क्या था इनफाइनाइट है, और यहाँ पे क्या है इनफाइनाइट। तो यहाँ पे जो दे रखा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये 0 जगह लिख सकते हैं 1/n, और 1/n क्या है 1/0, दिस इज इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रॉन्लिच आइसोथर्मल कर्व ग्राफ जो दे रखा है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, तभी से हम आइसोथर्मल बोलेंगे। तो किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस करें। हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्राफ को देखना। अब हम क्या करेंगे, इस फ्रॉन्लिच आइसोथर्मल जो इक्वेशन है उसको वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, वेरीफाई इन मैथमेटिकली, और उस ग्राफ की सहायता से आप n की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए जरा कैसे करेंगे। तो ये ध्यान रखना n की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है, और ये 1/n की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है, और प्रेशर की वैल्यू कहां से कहां वेरी, प्रेशर का जो पावर है वो कहां से कहां वेरी कर रहा है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर CBSE एंड RBSE। ये जो आपको यूट्यूब पे जो दिया जा रहा है ये ओनली CBSE एंड RBSE के लिए है, और नॉट कंपटीशन एग्जाम्स। वो क्या है आप हिंट मिल सकता है, जैसे थ्योरेटिकल पॉइंट, उसमें क्या है थोड़ा लॉजिकली ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो वो हम अलग से प्रोवाइड करवाएंगे आपको। तो हम जो फ्रॉन्लिच आइसोथर्मल इक्वेशन है इसका वेरिफिकेशन करते हैं मैथमेटिकली टर्म्स। तो स्टूडेंट्स बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और देखिए जरा फ्रॉन्लिच का कितना इंपॉर्टेंस इन केमिस्ट्री फॉर सरफेस केमिस्ट्री। गुड। फ्रॉन्लिच इक्वेशन देखिए जरा, हाँ जी, क्या हो जाएगा x डिवाइड बाई m इज इक्वल टू k का इंटू p और p का पावर 1/n। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का लॉग लेंगे, तो टेकिंग लॉग फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से लॉग लेंगे, तो क्या हो जाएगा लॉग बेस 10 रख रहा हूं मैं, x बाई m इज इक्वल टू लॉग बेस 10, हाँ जी, k और p की पावर 1/n। मैंने सुना है बेसिक फॉर्मूला लगाए x बाई m इज इक्वल टू m इंटू n, तो यहां लिख सकता हूं मैं लॉग बेस k प्लस लॉग बेस p की पावर 1/n, तो यहां हो जाएगा लॉग बेस 10 x बाई m इज इक्वल टू, हाँ जी,
ये लिख सकता हूं मैं 1/n log बेस p प्लस log बेस 10k। डन यहां तक। देखिए जरा, ये जो इक्वेशन है ये एक लीनियर इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, और ये है दिस इज y एक्सिस, दिस इज स्लोप, दिस इज x एक्सिस और दिस इज c इंटरमीडिएट। अब हम यहाँ ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो देखिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए जरा, y और x के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये सामने दिया हुआ है, दिस इज ओरिजिन पॉइंट, दिस है log बेस 10 p, दिस है log बेस 10 x/n। हाँ जी, अब देखिए जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, y इंक्रीज होगा। ध्यान दीजिए, स्लोप यहाँ पे क्या दे रखा है, पॉजिटिव, दिस स्लोप इज पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप। हाँ जी, मैंने केम काइंडनेस के वीडियो नंबर 11 में अच्छे से ग्राफ आपको एक्सप्लेन किए थे। दिस इज इंटरसेप्ट, तो यहां देखिए दिस क्राइटेरिया इंटरसेप्ट और दिस है, तो यहां से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज स्लोप थीटा, दैट मीन्स यहां मैं बना सकता हूं, हाँ जी, स्लोप थीटा, स्लोप इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1/n इज इक्वल्स टू m। डायग्राम में दे रखा है ये 1/n, दिस इज m और दिस है दिस intercept is equals to c is equals to log base 10 k। this is intercept और this is x axis, this is sorry y axis, this is x axis। तो यहां आप जब आपको क्वेश्चन में स्लोप दे रखा है, क्या दे रखा है, स्लोप, तो आप उसकी सहायता से n की वैल्यू निकाल सकते हैं, या आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है तो भी आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस ग्राफ की सहायता से आप यहाँ n की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और यही क्या है, फ्रेडरिक्स आइसोथर्म इक्वेशन का मैथमेटिकली वेरिफिकेशन है। अब ध्यान दीजिए, यदि मैं इसी थ्योरी को गैसेस थ्योरी से थोड़ा हट के बात करूं और मैं आ जाऊं किसमें, सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, तो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, तो सॉल्यूशन के लिए ध्यान देना जरा। हाँ जी, वेरिफिकेशन ऑफ फ्रेडरिक्स आइसोथर्म इक्वेशन, हाँ जी, फॉर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या होगा जरा देखिए, सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में यहां आपको दिख रहा होगा दिस इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से मिलकर बना हुआ है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में क्या होता है, डिसॉल्व होता है। तो यदि हम फ्रेडरिक्स इक्वेशन को उसमें ट्रांसलेट करें तो वहां सॉल्यूशन का जो इफेक्ट है, और यहां पर जो गैसेज है, गैसेज जो होती है वो अफेक्टेड होती है बाय प्रेशर, वो प्रेशर के द्वारा क्या होती है, अफेक्टेड होती है। बट सॉल्यूशन जो होता है वो अफेक्टेड होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां हम देखें, इसी को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, बाकी हमें ज्यादा स्टडी नहीं करनी है, इतना ही हमारे। तो यहां हम क्या करेंगे, इन सॉल्यूशन, इन केस ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां जो P दे रखा है, P को हम क्या करेंगे, P इज रिप्लेस बाय कंसंट्रेशन फॉर केस ऑफ सॉल्यूशन। P को हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे बाय कंसंट्रेशन। तो जो P दे रखा है तो यहाँ क्या लिखेंगे भैया, C लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो जहां जहां P दे रखा है वहां क्या लिख देंगे, C। तो यहां भी क्या लिखेंगे, C। तो इधर भी क्या लिखेंगे, C। दिस इधर यहां पे क्लियर है सबका, दिस इज C।
तो यहाँ पे आ जाएगा सी एक्स बाई एम, और ये क्या 1/n इंटरसेप्ट के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो नहीं रहेगा, डन। लो भैया ये हो गया फॉर सॉल्यूशन। अब ध्यान दें यहाँ x बाई एम क्या है, अब m देखिए जरा क्या है, मैं इसको समझा देता हूं। x बाई एम है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, बट यहां जो x दे रखा है ये x है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जो अमाउंट सोल्यूट हो रहा है, ठीक है। और ये जो m है क्या है, m, तो m यहाँ पे क्या है, वही एक्सटेंड या अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट, तो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट। धन्यवाद। अब देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने एक बीकर लिया है, उस बीकर में मैंने क्या भर दिया भैया, एसिटिक एसिड। क्या रख दिया है, एसिटिक एसिड। ध्यान से समझना इसको जरा। इस एसिटिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है, सपोज दैट क्या है 2 मोल पर लीटर है, ठीक है, डन है। और इस एसिटिक एसिड में मैंने क्या रखा है, चारकोल डाल दिया है। क्या डाल दिया भैया, चारकोल। दिस इज चारकोल। ये क्या है, चारकोल है, दिस इज चारकोल। अब इसमें चारकोल रखा है, चारकोल एज ए वर्क एब्जॉर्बेंट, और जो यहाँ एसिटिक एसिड है वो क्या है, सोल्यूट है। तो ये जो एसिटिक एसिड है ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, एसिटिक एसिड का कुछ अमाउंट चारकोल पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब होने से जो आपको यहाँ जो कंसंट्रेशन दिख रही है एसिटिक एसिड की, वो कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर से क्या हो जाएगी भैया, कम, अप्रोक्सीमेट 1.9, 1.8, 1.7 जो भी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, इन केस ऑफ सोल्यूशन एब्जॉर्बेंट लाइक एज चारकोल एब्जॉर्ब एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का कुछ अमाउंट यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा किस पर, चारकोल पर, और इस कारण एसिटिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा, वो 2 मोल पर लीटर नहीं होगा, लेस देन 2 मोल पर लीटर होगा। इसी तरह मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ क्या रखा है, देखिए जरा, यहाँ मैंने शुगर सोल्यूशन रखा है। क्या रखा है, शुगर सोल्यूशन। दिस इज शुगर सोल्यूशन, दिस इज शुगर सोल्यूशन। इस शुगर सोल्यूशन में मैंने क्या किया, इम्प्योर शुगर सोल्यूशन है, इस शुगर सोल्यूशन में मैंने एनिमल चारकोल, दिस इज एनिमल चारकोल रख दिया। क्या रख दिया, एनिमल। जो शुगर सोल्यूशन में जो इम्प्योरिटीज है, कलरफुल इम्प्योरिटीज, उन कलरफुल इम्प्योरिटीज को जो एनिमल चारकोल है ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने से शुगर जो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, विदाउट कलर, दैट मींस यहाँ कलरलेस हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीकलराइजेशन, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। एनिमल चारकोल क्या करता है, शुगर सॉल्यूशन से जो इम्प्योरिटीज होती है उनको क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और शुगर सॉल्यूशन को प्योर कर देता है। तो ये सॉल्यूशन के केस में होता है। बाकी हमने क्या देखा, गैसेस केस में देखा था। इस तरह हमने फ्रेंडलिश आइसोथर्म प्रिंसिपल को कंप्लीट किया है। तो अब हम इस वीडियो के लास्ट में हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे, फिर आने वाले वीडियो में बाकी जो इफेक्टेड है उनको देखेंगे, और विद एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट, तो इस वीडियो में हमने फ्रेंडलिश आइसोथर्म इक्वेशन को अच्छे से स्टडी किया है, और इस वीडियो के लास्ट में हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को अच्छे से समझेंगे, यूज ऑफ ले-सातली प्रिंसिपल, और आने वाले वीडियो में हम अदर फैक्टर्स स्टडी करेंगे विद एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, एंजॉय कीजिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या रहता है, जरा ध्यान दीजिए। हमारे पास क्या है, एडजॉर्बेंट है, और मोस्टली एडजॉर्बेंट क्या होता है, गैसेज होता है, प्लस एक क्या है, एडजॉर्बेंट है, और एडजॉर्बेंट मोस्टली क्या होता है, सॉलिड। हाँ जी, ये इस पे एडजॉर्ब होगा, और यहाँ पे हो जाएगा एडजॉर्प्शन। क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन। और एडजॉर्प्शन में क्या होती है भैया, कुछ हीट यहाँ से रिलीज होगी, तो मैं लिख दूंगा डेल एच। धन्यवाद, मेरी बात समझ में आ गई। अब हम इसको कंपेयर करते हैं डिसॉर्प्शन से। तो देखिए जरा,
जो एडजॉर्प्शन दे रखा है, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन से आपको डिसॉर्प्शन चाहिए, क्या चाहिए? डिसॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन को हम क्या करें, कुछ हीट दें, दैट मीन्स एंडोथर्मिक करें। क्या करें भैया? एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक करने पर आपको क्या ऑब्टेन होगा? डिसॉर्प्शन, डिसऑप्शन। और डिसऑप्शन से आप अगर थर्मो रिलीज करें, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक, तो आपको क्या ऑब्टेन होगा? एब्जॉर्प्शन। शायद उसी तरह से जिस तरह से ये होता है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का जस्ट विपरीत क्या होता है? वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। डन। जो कंडेंसेशन होता है वो एक होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और जो वेपराइजेशन होता है क्या होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, मैं यहाँ क्या समझाना चाहूँ उसमें ध्यान दीजिए। देखिए जरा, मेरा कहने का मतलब ये है, एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस और डिसऑप्शन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। हमें करना है, स्टडी करना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ले शार्पनी प्रिंसिपल क्या कहता है? इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक व्हेन इंक्रीज टेम्परेचर, देन द रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल एज डिक्रीजेस। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है उसका? फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन increases temperature, then decrease the rate of, increase the rate of adsorption। मेरी बात वापस समझें। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो जो रिएक्शन होगी उसका जो रेट है वो डिक्रीज होगा। यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं मैं, एंडोथर्मिक के लिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो जो रिएक्शन हो रही है उसका रेट इंक्रीज होगा। ये किसने कहा? ले शार्पनी, ये साइंटिस्ट जो है उसने बोला है। तो देखिए जरा, हमारे पास जो एड्सॉर्प्शन दे रखा है वो क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो सीधी सी बात है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एड्सॉर्प्शन तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेकिन हमारे माइंड में टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन चल रहा है, और वो क्या चल रहा है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन जनरली डिक्रीज व्हेन इंक्रीज टेम्परेचर, बट केमिकल जो एड्सॉर्प्शन है वो क्या होगा? इंक्रीज इनिशियली टाइम, बट आफ्टर टाइम डिक्रीज व्हेन इंक्रीज टेम्परेचर। तो ध्यान दीजिए, यहां पे अच्छी समझिए, मैं यहां समझा रहा हूं आपको। जो एड्सॉर्प्शन है, जो एड्सॉर्प्शन है वो ओवरऑल क्या होता है? डिक्रीज होता है। ओवरऑल क्या होता है भैया? डिक्रीज। कब डिक्रीज? जब क्या बढ़ाया जाए? टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। डन। क्यों डिक्रीज? क्योंकि एड्सॉर्प्शन क्या है? इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है भैया? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने के कारण ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन बात करें केमिकल और फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए, तो उसके लिए जरा देखिए, जरा हम समझते हैं कैसे क्या होगा। तो यहाँ क्या है? एड्सॉर्प्शन जनरली टू टाइप्स, एक फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एक केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो यहाँ देखते हैं, फर्स्ट क्या था? फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिजियोप्शन, फिजियोप्शन। और दूसरा क्या था भैया? केमिसॉप्शन, 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 केमिसॉप्शन। तो ध्यान दीजिए, केमिसॉप्शन और फिजियोप्शन, इनके लिए देखिए जरा, यदि मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, क्या करूंगा? टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, तो इसका जो रेट है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन वो इजी तरीके से क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बिकॉज द रिमूवल ऑफ एड्सोर्बेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट। जबकि इधर क्या है? इनिशियली, हाँ जी, इनिशियली क्या होगा? इंक्रीज, और फाइनली क्या होगा? डिक्रीज।
फाइनली क्या होगा, डिक्रीज। इनिशियली इसका रेट इंक्रीज होगा, फाइनली डिक्रीज। जब टेम्परेचर क्या किया जाए भैया, जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो पहले तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका क्या कारण है, तो देखिए क्या लिखा हुआ, केमिसॉर्प्शन। जो केमिकल जो एब्जॉर्प्शन है वो जनरेट होता है बाय केमिकल बॉन्ड जनरेट बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट। तो यहाँ केमिकल बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए मॉलिक्यूल्स या एटम जो है उनको कुछ हीट चाहिए, और हीट लेने से उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे, और वो एक्साइट होके क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करेंगे और यहाँ बॉन्ड बनाएंगे। जब हीट ज्यादा हो जाएगा, लिमिट से ज्यादा हो जाएगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या करेंगे, रैंडमली मोशन करेंगे और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और उस समय वहां डिस्ट्रप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं ग्राफ से समझा रहा हूं आपको, देखिए जरा ग्राफ से कैसे होगा। आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसका जो रेट है, रेट वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो यहां मैं ग्राफ बता रहा हूं आपको, देखिए जरा ग्राफ में क्या होगा, दिस इज y और दिस इज x, दिस इज ओरिजिन पॉइंट। देखिए दिस है टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर इन केल्विन, और दिस है x by m फॉर फिजिकल एब्जॉर्प्शन। जैसे इंक्रीज करेंगे तो वैसे वैसे रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इंक्रीजेस बट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस। तो आपको ये ग्राफ के मिलेगा, ऐसे मिलेगा। तो इस ग्राफ से आप दिख रहा है कि डिसॉर्प्शन में कोई एनर्जी एक्टिवेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। जबकि बात करें किसकी, केमिकल एब्जॉर्प्शन की, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में अगर टेंपरेचर आप इंक्रीज करोगे तो रेट यानी इंक्रीजेस एट इनिशियली इंक्रीज होती है, बट आफ्टर सम टाइम टेंपरेचर इंक्रीजेस यानी तो रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज एट फाइनली इसका होता है फाइनल। ऐसा इसलिए होता है जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो एटम्स हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, देखिए जरा इंक्रीज करने पर एटम्स हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को एक्साइड स्टेट पे लेके आएंगे, और वो केमिकल बॉन्ड बनाने में रेस्पॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब थोड़ा सा इंक्रीज करने के बाद जो ग्राफ आपको obtain होगा वो ग्राफ क्या है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। पहले थोड़ा सा इंक्रीज होगा, तो यहाँ देखिए जरा स्टार्ट फ्रॉम दिस और ये दिस। तो यहाँ देखिए ये आपको पॉइंट दिख रहा है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है ये, एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है किसमें, इन केमिकल एब्जॉर्प्शन में। मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में बता दिया था। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, टेंपरेचर इंक्रीज करने पर पहले इंक्रीज होगा, उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज। ये डिक्रीजिंग पोर्शन है और ये क्या है, इंक्रीजिंग पोर्शन है। दिस इज x by m फॉर केमिकल एब्जॉर्प्शन, और दिस इज टेंपरेचर। मैं यहां पे नॉर्मली करता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां ध्यान दीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। At constant pressure, variable temperature for gases reaction on adsorbent। यहाँ देखिए जरा अलग कितने का, हाँ देखिए क्या बता रहा हूँ मैं आपके साथ से, क्या बताना चाहता हूँ आपको, उसको ध्यान दें। दिस इज ओरिजिन पॉइंट, दिस इज x और दिस इज y। देखिए एट पर्टिकुलर टेम्परेचर दिस, ये क्या है, हाँ जी दिस, और यहाँ से दिस। देखिए ग्राफ में आपको 90 दिए हैं यहाँ पे, x by m, दिस इज y एक्सिस, और ये क्या है, दिस इज टेम्परेचर x एक्सिस। एट कांस्टेंट, सॉरी ये प्रेशर पे है, प्रेशर किसमें है, इन
mmHg। ध्यान ये आपको दे रखा है T1, इधर रखा है T2, इधर रखा है T3। तो आप ध्यान दीजिए कि आप देखिए जरा, this is the pressure increase relative to SS X/L from physical absorption increase, इसका सेकंड आता है। तो यहाँ देखते हैं टेम्परेचर कौन, तो यहाँ टेम्परेचर का सीक्वेंस देखेंगे, देखिए T1 इधर क्या है, T2 इधर क्या है, T3। तो देखिए जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो कॉमन सी बात है फिजिकल एब्जॉर्प्शन कम होगा, इसका मतलब T1 क्या है, ज्यादा है, T2 क्या है, कम है, और T3 क्या उससे भी कम है। ठीक, मेरी बात समझ में आ गई आपको? मान लीजिए यहाँ, मान लीजिए आपका जो टेम्परेचर है, मान लीजिए 273 केल्विन है, ये मान लीजिए 244 केल्विन है, ये मान लीजिए 195 केल्विन है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा तो T1 क्या है, हायर वैल्यू है, और T3 क्या है, लोअर वैल्यू है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफ जो है फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए है विद रिस्पेक्ट टू X/M एंड प्रेशर at a variable temperature would expect the effect of the temperature on adsorption। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को वॉच करें और कमेंट करें, लाइक करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में हम जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और एक्टिव स्लॉट एडजॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जय हिंद।